हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गौरव ट्यूटोरियल्स पर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस और जो टॉपिक आज डिस्कस किया जाएगा बच्चों, उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो along the course of the video, I will take you through topics like what is photosynthesis, what are the different steps of photosynthesis, then the reaction of the photosynthesis, and lastly the site of photosynthesis. ऑलराइट, तो चलिए अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और पेन, पेंसिल, इरेजर लेकर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले हमें समझना है कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लांट का एक लीफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लांट की एक लीफ हो गई। इस लीफ के अंदर हमने ये क्या बना दी, मिडरिप बना दी और वेन्स बना रहे हैं अब हम लोग। अच्छा, लीफ का कलर कैसा है बच्चों, ध्यान रख के रखने वाली बात है, वो है ग्रीन कलर। ठीक है, लीफ का कलर है ग्रीन एंड दिस कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट प्लांट के पास एक प्लास्टिड होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। देखो, क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? इट इज अ ऑर्गेनल एंड इनसाइड दिस ऑर्गेनल वी हैव अ पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल। We have a pigment called as chlorophyll. What can the chlorophyll do, students? What can the chlorophyll do? Chlorophyll has a tendency of absorbing the sunlight. ठीक है, तो क्लोरोफिल के पास क्या टेंडेंसी है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए। तो ये हमारे सूर्यदेव हो गए। अच्छा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिलीज करी अपनी बहुत सारी सनलाइट और ये सनलाइट किसके ऊपर लैंड कर रही है, इट इज लैंडिंग ऑन द लीफ। अच्छा, अब जैसे ही लीफ पे आएगी तो क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल है पिगमेंट और इसका काम क्या है बेटा, लाइट को अब्सॉर्ब करना। इट इज अ पिगमेंट एंड व्हाट विल इट डू, इट विल एब्सॉर्ब द लाइट। ओके, एब्सॉर्ब द सोलर एनर्जी। ठीक है, सनलाइट को मैं क्या लिख रहा हूं, सोलर एनर्जी। अच्छा, इसी के साथ में मैं देखूंगा लीफ के ऊपर कुछ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, लीफ के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं बच्चों। इन पोर्स को अपन क्या बोलते हैं, इन पोर्स को अपन बोलते हैं स्टोमेटा। और अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूं तो ये स्टोमेटा मुझे कुछ इस तरह का दिख जाएगा। अरे या, सो दिस इज हाउ अ टिपिकल स्टोमेटा वुड लुक लाइक। ओके, कभी कभी ये सिमेट्री वाले जो डायग्राम होते हैं ना, वो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, ये स्टोमेटा हो गया। इसी स्टोमेटा के आसपास आप कुछ और भी सेल्स देख पाते हो जिसको आप कलेक्टिवली क्या कहते हो, इन सेल्स को कहा जाता है सब्सिडरी सेल्स। इसमें हमें ज्यादा रुचि किसमें है, हमें रुचि है इस सेंटर वाले पार्ट पे। थोड़ा सा इसको अलग तरीके से हाईलाइट कर देते हैं अपन। ये वाला ग्रीन वाला जो पार्ट है बेटा, अपन को इसमें ज्यादा रुचि है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, स्टोमेटा हो गया। इस स्टोमेटा के अंदर तीन चीजें हैं। ये जो बाहर की तरफ है इसको अपन कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। सेंटर में ये जो किडनी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, किडनी बीन जैसा, राजमे के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। और सेंटर में जो दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, अपना इसको कहते हैं अपन स्टोमेटल एपर्चर। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल एपर्चर। और इन तीनों चीजों को कलेक्टिवली सब्सिडरी सेल हो गई, गार्ड सेल्स हो गए और स्टोमेटल अपर्चर हो गए। इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा बच्चों, तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है स्टोमेटल एपेरेटस। स्टोमेटल एपेरेटस। ओके, सो स्टोमेटल एपेरेटस के ऊपर क्या हुआ बच्चों, स्टोमेटल एपेरेटस के अंदर क्या हुआ, इनफैक्ट इसके अंदर आई तीन चीजें, सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल्स और स्टोमेटल अपर्चर। इनका काम क्या था, ये जो चीज है ये इसका काम क्या था। स्टोमेटल अपर्चर जो है इसको अपन ने क्या बोला है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अपन ने बोल दिया है स्टोमेटा। तो अगर मैं तुम्हें सवाल पूछूं कि सर स्टोमेटा का काम क्या है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, तुम्हारा जवाब होगा सर स्टोमेटा आर, व्हाट डू दे डू, they carry out exchange of gases, carry out exchange of gases। और साथ साथ में दूसरा फंक्शन है इसका लॉस ऑफ वाटर। तो स्टोमेटा बेसिकली दो काम कर रहा है बच्चों। पहला तो है वो लॉस ऑफ वाटर करवाएगा
और दूसरा वो करवाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैस का एक्सचेंज करेगा इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, अब हमारी लीफ किसके कांटेक्ट में है? लीफ है सीधा सीधा इन कांटेक्ट ऑफ द एयर, एटमॉस्फेयर के सीधा संपर्क में है। अब हवा के अंदर क्या है? बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी क्या है हवा के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो लीफ क्या करेगी? अपने स्टोमेटा की मदद से इस कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या लीफ जो है स्टोमेटा की मदद से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब दूसरी बात करते हैं। देखिए, जो प्लांट है, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया अपना? ये हो गई अपनी डाली, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं जिसको कहा जाता है वस्क्यूलर बंडल। क्या बोलते हैं? वस्क्यूलर बंडल। इस वस्क्यूलर बंडल के अंदर दो चीजें आती हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बच्चों जाइलम और दूसरा होता है बच्चों फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम होता है। तो विद द हेल्प ऑफ द जाइलम आई विल फाइंड इस वेन और मिडरिब से लीफ के अंदर दूसरा कौन सा कंपोनेंट पहुंच गया? दूसरा कंपोनेंट पहुंच गया वाटर। तो सोर्स याद रख के रखना है, वाटर का सोर्स है सॉइल और कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है एयर। ठीक है, हमने किन किन चीजों को लीफ के अंदर अभी तक पहुंचा दिया है? देखिए, एक तो अपनी ये सनलाइट हो गई, क्या लिख दिया? सन लिख दिया, वाह, सनलाइट आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। ये सब कहां पहुंच रहा है? ये सब पहुंच रहा है प्लांट के ग्रीन कलर्ड पिगमेंट के अंदर जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। तो इस दरमियान 3 बेसिक स्टेप्स हुए हैं, ये आपको याद रख के रखने हैं। किस तरह से आप ये याद रखेंगे? आप इसको याद रखेंगे बाय ACR। ठीक है, ACR क्या है? ACR सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ओके। फर्स्ट स्टेप दैट इज टेकन प्लेस इज बटा absorption of sunlight. Second, conversion of solar energy. Solar energy का मतलब क्या हो गया? सनलाइट ही होती है। Conversion of solar energy into which energy? Into chemical energy बच्चों। Into which form of energy? Chemical energy। और lastly क्या होगा? Lastly होगा reduction। लास्टली क्या होगा बच्चों? रिडक्शन। किसका? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू सिंपल शुगर, इनटू सिंपल शुगर। देखो बच्चों, ACR, ACR तुम्हें मैंने बताया, ACR में A का मतलब होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन, C का मतलब होता है कन्वर्शन एंड R का मतलब होता है रिडक्शन। ओके, अब ये तीनों स्टेप जब साथ में होते तो क्या होता है? हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट करा और कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी किया। और हमने किन किन चीजों का उपयोग किया था? हमने उपयोग किया था कार्बन डाइऑक्साइड का, साथ साथ में हमने उपयोग किया था वाटर का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ गए। अब हमने सोलर एनर्जी ली बेटा। सोलर एनर्जी का मतलब क्या हो गया बच्चों? सनलाइट। और कहां पर इन सबको पहुंचाया? इन सबको पहुंचाया अपन ने बच्चों क्लोरोफिल के अंदर पहुंचाया। कहां पर पहुंचाया बच्चों? क्लोरोफिल के अंदर पहुंचाया। अब जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल के अंदर पहुंचेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक सब्सटेंस में जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है C6H12O6। इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और साथ साथ में निकलेगी ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 पानी के मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन और वापस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, तो एक बार थोड़ा सा इस चीज को वापस रिकॉल कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या था बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स था सॉइल। वाटर का सोर्स क्या? आई एम सॉरी फॉर दिस। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स था बच्चों एयर। वाटर का सोर्स क्या था बच्चों? वाटर का सोर्स था सॉइल। अच्छा, ये जो हमने बनाया C6H12O6, उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया ग्लूकोज।
O2 मतलब क्या हो गई है बच्चों? O2 मतलब हो गई है ऑक्सीजन, और ये तो अपना वाटर है ही। अच्छा, अब प्लांट्स क्या करते हैं? जितना ग्लूकोज उनके काम का था उतना ग्लूकोज तो यूज कर लेंगे। समझ में आ रही है बात? जितना ग्लूकोज उनके काम का था प्लांट्स उतना यूज कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन्होंने बना दिया है बच्चों, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसको बनाया था प्लांट ने, उसको ये लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे एक दूसरे फॉर्म में, कन्वर्टेड एंड स्टोर्ड एज स्टार्च। किस फॉर्म में इसको स्टोर किया जाएगा? इसको कन्वर्ट किया जाएगा स्टार्च के फॉर्म में और स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या याद करके रखना है? तुम्हें याद करके रखना है, नोट बना के अपनी किताब में लिखोगे, नोट बना के अपनी किताब में लिखोगे क्या? द स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स इज, द स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स इज, क्या है बेटा? क्या है बेटा? वो है स्टार्च। ये एग्जाम में ना बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, तो मैं चाहूंगा आप इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। चलिए, इतना पार्ट क्लियर हो गया बच्चों, इतना पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हुआ, अपन ने क्या क्या बात कर ली। अपन ने फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो कर लिया, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कर लिए, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कर लिया, पहुंचते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। इसको बच्चों बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं 9th स्टैंडर्ड के जो अपने टिश्यूज पढ़े थे पिछले साल, उसके अंदर एक कंपोनेंट आया था जिसका नाम था प्लास्टिड। जो आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसके अंदर आए थे आपके पास प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में आपके 3 होते हैं। एक होता है आपके पास में ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस होता है, इसका काम होता है फूड और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनको स्टोर करना। फिर क्रोमोप्लास्ट होता है जिसका काम है अलग अलग पिगमेंट्स को अपने अंदर स्टोर करके कलर प्रोवाइड करना। और लास्टली होता है क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे काम का है, इसका हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो आप देख पाओगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर डबल मेम्ब्रेन्ड कंपोनेंट है ये, तो पहली बात। ठीक है, तो इसको मैं वापस ड्रॉ ना करके थोड़ा सा बड़ा करके सीधा सीधा क्लियर बना दूंगा। चलिए, ये डबल मेम्ब्रेन हो गई अपने किसके? क्लोरोप्लास्ट की। हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ये जो बाहर का लेयर होता है इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। ओके, ये जो अंदर हो गया वो हो गया अपना इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर। ठीक है, सेल वॉल नहीं है ये एक पतला सा लेयर है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके बीच में आप बहुत सारी खाली जगह देखते हो, तो ये जो खाली जगह है इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर अपन देखते हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी क्या होंगी बेटा? स्ट्रोमा के अंदर होंगी बिल्डिंग्स। इन बिल्डिंग्स को बच्चों अपन क्या बोलने वाले हैं? इन बिल्डिंग्स को अपन बोलने वाले हैं ग्रैना। क्या बोलेंगे? ग्रैना। क्या बोलेंगे? ग्रैना। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया ग्रैना। ये पूरी बिल्डिंग का नाम ग्रैना है। इस बिल्डिंग में से खाली अगर एक फ्लोर की बात करोगे आप, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड। तो बहुत सारे थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगते जाएंगे और जो स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा उसे कहा जाएगा ग्रैना। ये जितने भी ग्रैना होते हैं बच्चों, ये लगभग लगभग आपस में एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। ये जितने भी ग्रैना है वो आपस में एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। और ये स्ट्रक्चर जो इन ग्रैना को कनेक्ट करता है इसे कहा जाता है स्ट्रोमा लेमेला। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमेला। अच्छा, तुम कहोगे सर ये सब हमें क्यों बता रहे हो? बेटा बहुत काम का है इसलिए तुम्हें बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए अब प्लास्टिड जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट है, ये है एक ऑटोनोमस ऑर्गन। क्या है? ये एक ऑटोनोमस ऑर्गन है। अच्छा, क्यों ऐसे इसे ऑटोनोमस ऑर्गन के नाम से जाना जाता है? क्योंकि जब मैं स्ट्रोमा देखूंगा इसका, किसका? क्लोरोप्लास्ट का, तो इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बॉयज एंड गर्ल्स आई विल बी एबल टू फाइंड दिस थिंग्स कॉल्ड एज डीएनए as well as ribosome, तो in the structure of the chloroplast boys and girls
दे वुड हैव देयर ओन डीएनए एंड दे वुड हैव देयर ओन राइबोसोम, और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइबोसोम और डीएनए के होने के वजह से हम हमारे क्लोरोप्लास्ट को ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि ये अपनी मर्जी से डिवाइड करके डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट नए क्लोरोप्लास्ट बना सकते हैं। अच्छा, ये सब मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का क्या है, मेरे काम का ये है कि इस थाइलाकॉइड के अंदर थोड़ा सा मैं इस चीज को अब जूम कर लेता हूं और अब बहुत अच्छे से इसको आप समझने का कोशिश करेंगे। चलिए ऊपर आते हैं, देखो बच्चों थोड़ा और जूम कर लिया जाएगा। तो ये जो ग्रीन कलर के पार्ट है, बिल्डिंग का नाम था ग्रेना, और इसके अंदर ये जो एक एक माले को देख रहे हो ये है थाइलाकॉइड। इस थाइलाकॉइड के अंदर बच्चों अपन को क्या देखने मिलेगा, इस थाइलाकॉइड के अंदर अपन को देखने मिलेगा अपना पिगमेंट ग्रीन कलर वाला। अपना पिगमेंट कहां पे लोकलाइज्ड है बेटा, अपना पिगमेंट कहां पे लोकलाइज्ड है बेटा, अपना पिगमेंट कहां लोकलाइज्ड है, अपना पिगमेंट लोकलाइज्ड है बच्चों इनसाइड द थाइलाकॉइड। स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर नहीं होता, ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकॉइड मीन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल कहां पर होता है, थाइलाकॉइड पे होता है। अच्छा क्या हुआ देखिए, जब सनलाइट आई, व्हेन द सनलाइट fell on this chlorophyll, when the sunlight fell on the chlorophyll, what happened, what happened, first step of photosynthesis happened. That means the solar energy, boys and girls, the solar energy got converted into which energy, it got converted into chemical energy. ये सेकेंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया था, सोलर एनर्जी को ट्रैप किया गया था क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरे स्टेप में सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में, राइट। अब इस दरमियान क्या हुआ, इस दरमियान आप देखते हो जो आपने वाटर यूज किया था, आप देखिए ये रिएक्शन आपका, ये वाला पार्ट समझिए। आपने क्या किया, सॉइल में से वाटर अब्सॉर्ब करवाया था, तो जब सनलाइट क्लोरोफिल के अंदर फॉल करेगी तो अपन क्या देखेंगे, इस थाइलाकॉइड के अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 2H+ में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और आधा मॉलिक्यूल निकलेगा ऑक्सीजन का, ठीक है। देखो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकला तो साथ में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इधर कह रहे हैं 1 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 क्यों लिख दिया बेटा, यहां पे हाफ O2 है। हाफ O2 का मतलब क्या हो गया, एक ही ऑक्सीजन हो गया ना, हाफ O2 का मतलब क्या हो गया, एक ही ऑक्सीजन, ठीक है। तो पानी को तोड़ दिया आपने, तो ये जो इवेंट होता है बच्चों इसको कहते हैं फोटोलाइसिस। क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां पर हो रहा था, ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा था बच्चों अपने थाइलाकॉइड के अंदर। और ये कब हो रहा था, जब सनलाइट फॉल कर रही थी क्लोरोफिल के ऊपर। इसीलिए इस रिएक्शन को कहा गया लाइट रिएक्शन। क्या कहा गया, लाइट रिएक्शन। अच्छा, अगर आप कोई ढंग की किताब पढ़ रहे हो, जैसे लखमीर वगैरह पढ़ रहे हो, लखमीर सिंह वगैरह पढ़ रहे हो, या फिर MTG वगैरह की किताब पढ़ रहे हो, तो वहां पर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दे रखा है ना। ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन अपनी NCERT के अंदर कहीं पे जिक्र नहीं हुआ है उस चीज का, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने को आइडिया रहना चाहिए कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है, राइट। अगर आप NTSC वगैरह देने वाले हो, फिर ओलंपियाड्स वगैरह देने वाले हो, तो उसमें ये सब आ सकता है, ओके। वहां पे थोड़ी ना पूछेंगे भैया केमिकल रिएक्शन लिख दो फोटोसिंथेसिस का, वहां पे तो दिमाग लगाने वाला सवाल पूछेंगे ना, ठीक है। चलिए आगे आइए यहाँ पर। तो लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ बिकॉज ऑफ द अब्सॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम द वाटर मॉलिक्यूल गॉट स्प्लिट डाउन इनटू H+, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन वाज ऑफ नो यूज टू द प्लांट। तो इसको क्या कर दिया गया प्लांट्स के द्वारा, इसको रिलीज कर दिया गया इन द एटमोस्फियर। किसकी मदद से, किसकी मदद से, स्टोमेटा की मदद से। और इस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को यूज करके हमने क्या बनाए, हमने 2 एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनाए। एक तो आपको पता होगा ATP, और एक नया आया है इसका नाम है NADPH2, ठीक है। तो बेटा देखो, अब आपसे मैं चाहता हूं कि आप इस ATP का और NADPH2 का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके मुझे बताएंगे कि ATP क्या होती है और NADPH2 क्या होती है। चलिए, अब लाइट रिएक्शन हुआ कहां पर, लाइट रिएक्शन हुआ बच्चों कहां पर, लाइट रिएक्शन हुआ कहां बच्चों, लाइट रिएक्शन हुआ इस जगह पर, ग्रेना के अंदर। सभी ग्रेना के अंदर रिएक्शन हुआ। ये लाइट रिएक्शन जो होगा, पानी टूटेगा, ATP और NADPH2 बनेगा, सब कुछ कहां पर होगा, इस ग्रेना के अंदर, ठीक है।
इतनी बात क्लियर है बच्चों? इतनी बात क्लियर है बच्चों? अब ये जो एटीपी और एनएडीपीएस आपने बनाए ग्रेना से, वो निकल के आ जाएंगे बाहर। कहां पर? बाहर कहां पर? वो निकल करके आ जाएंगे इस खाली जगह में जिसका नाम है स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर बच्चों बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो जब ये एटीपी और एनएडीपीएस बनेंगे, ये निकल के आ जाएंगे स्ट्रोमा में और एंजाइम्स की मदद से ये आपस में रिएक्ट करवाएंगे और ग्लूकोज बनवाएंगे। तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन जो है लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया लाइट रिएक्शन। अब दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन देखो, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में होता है। डार्क रिएक्शन का मतलब नहीं है कि ये अंधेरे में होता है, होता तो ये उजाले में ही है। बट पहले वाले को लाइट रिएक्शन दे रखा था तो दूसरे वाले को कुछ तो देना पड़ेगा सामने, इसलिए उसको डार्क रिएक्शन दे दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अंधेरे में होता है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा? जो आपने एटीपी और एनएडीपीएस बनाए थे, ठीक है, एटीपी और एनएडीपीएस जो आपने बनाए, ठीक है, उसको आप यूज करोगे, उसको यूज करोगे क्या करने में? कार्बन डाइऑक्साइड को तब्दील करने में। किसके अंदर? C6H12O6 में। मतलब कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी किस फॉर्म में आई है? एटीपी और NADPH2 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये दो मेजर रिएक्शंस हैं जो फोटोसिंथेसिस के दरमियान होते हैं, जिसे कहा जाता है लाइट और डार्क रिएक्शंस। अगर आप हायर क्लासेस में जाकर के 11th-12th में अगर आप आपके साइंस के साथ में बायो लेते हैं तो इस चैप्टर के बारे में, आई मीन इस लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में आपको और जानने मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अपने आप को यहीं पे हम रोकते हैं। एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं इस पूरे वीडियो में हमने क्या पढ़ा। देखो, इसमें खाली मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें नोट्स नहीं बनवाई है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है। अगले वीडियो में या फिर बाद में कभी मैं आपको इसका नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपके जो डिस्क्रिप्शन है या फिर पहला कमेंट जो होगा उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, हमने बात करी बेटा इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस के बारे में। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, रिएक्शंस क्या होते हैं और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो आपने देखा लीफ के अंदर कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसको बोलते हैं अपन क्या? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है और साथ ही साथ में वाटर का लॉस करवाता है। उसके अलावा हमने देखा लीफ जो है वो ग्रीन कलर की होती है क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का काम है बच्चों सनलाइट को अब्सॉर्ब करना, इनफैक्ट ट्रैप करना। उसी के साथ हमने ये देखा कि स्टोमेटा जब खुलते हैं तो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और जमीन में जो सॉइल थी, जमीन मतलब सॉइल जो थी, वहां से पानी अब्सॉर्ब कर लेता है प्लांट बाय मींस ऑफ जाइलम। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम जो है, देखो ABCD बोलते हो तो एक्स के बाद में क्या आता है? W, अरे सॉरी W जो है वो पहले आता है, WX आता है ना, तो WXYZ, तो वाटर जो है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा? जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम और फूड। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ याद कर सकते हो आप। फिर आपने ये पढ़ा कि ये पानी यूज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर आ गया, पानी आ गया, सनलाइट है, क्लोरोफिल है ही। तो अपन ने 3 स्टेप्स पढ़े फिर फोटोसिंथेसिस के, जहां पे अपन ने ये देखा कि सबसे पहले ACR के बारे में बात करी, एब्जॉर्प्शन होता है सनलाइट का, फिर कन्वर्जन होता है उसका इनटू केमिकल एनर्जी, और लास्टली हमने रिएक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू सिंपल शुगर। ठीक है, तो रिएक्शन जो था फोटोसिंथेसिस का बच्चों, रिएक्शन क्या था? रिएक्शन था 6 molecules of carbon dioxide will combine with 12 molecules of water in the presence of sunlight and in chlorophyll to form glucose, oxygen and water. ग्लूकोज जितना रिक्वायर्ड होगा उतना तो प्लांट यूज कर लेगा, और जो अधिक ग्लूकोज बना था प्लांट के द्वारा उसको वो कन्वर्ट करेगा और स्टोर करेगा किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, इसलिए इसको अलग से लिखा है और ऊपर नोट बना के भी लिखा है, तो आपको भी वो काम करना है। फिर अपन ने बात करी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। ये हमने सिर्फ इसलिए समझा था क्योंकि आपको पता चल सके जो 3 स्टेप्स हमने बात करी, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन, वो क्या होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को जब देखोगे तो पता चलेगा इसकी 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। बीच में बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं जिनका नाम है ग्रेना। बिल्डिंग बनी है कुछ फ्लोर्स की, कुछ स्ट्रक्चर की, जिसे कहते हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। आगे हमने देखा कि आसपास जो खाली जगह है ग्रेना की उसको कहा जाता है स्ट्रोमा, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो जब सनलाइट क्लोरोफिल के ऊपर गिरती है तो क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को यूज करेगा और वाटर को तोड़ करके फोटोलिसिस करेगा, जिसके द्वारा 2 हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और वाटर ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन हवा में निकाल दिया जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, और
हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे एटीपी और NADPH2 बनाने के लिए। अब जब ये बन चुका है तो इस एटीपी और NADPH2 को पहुंचाएंगे स्ट्रोमा में, जहां पर एंजाइम्स इनके ऊपर एक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एक सब्सटेंस के साथ जुड़ेगा जिसका नाम है RuBP। ये थोड़ा सा ध्यान रख के रखना है, पहला प्रोडक्ट हो, पहला रिएक्टेंट है जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है। इसका नाम है रिब्यूलोस बाइफॉस्फेट या फिर बिसफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट या फिर बिसफॉस्फेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन था, RuBP के अंदर 5 कार्बन है। ये आपस में जुड़ेंगे और बहुत सारे रिएक्शंस होंगे साथ में और प्रोड्यूस होगी ग्लूकोज। ठीक है, इन सभी रिएक्शंस को कलेक्टिवली, ये जो डार्क रिएक्शन होता है इसको कहा जाता है केल्विन साइकिल। क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल, या फिर इसे कहते हैं C3 साइकिल। चलिए, यहां पर मैं अपने आप को आराम दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छा वीडियो लगा है तो तारीफ करिए, थोड़ा सा हौसला अफजाई होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो को देखो, आपके दोस्तों तक बचा जरूर पहुंचाओ। देखो, एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत लंबे चौड़े एफर्ट्स लग रहे हैं। ठीक है, लंबे लंबे वीडियोस आ रहे हैं और ट्रस्ट मी, मैं मेरे से जितना हो रहा है उतना पॉजिटिव नोट पे मैं आपके लिए वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ विदाउट मच एक्सपेक्टेशन। या आई डू वांट थोड़ा सा अप्रिसिएशन, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लाइक कर दो और कमेंट करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर आपको लग रहा है कि गौरव ट्यूटोरियल्स आपके लिए आने वाले दिनों में हेल्पफुल होने वाला है तो यू कैन ऑल्सो subscribe the channel. See you in the next video. Till then, take a very good care of yourself and God bless you all.